औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, Assalamu alaikum. Ms. Farzana here to start second chapter of our English textbook. Right? Reflections on the Reawakening East. Reflections on the Reawakening East. इसका उर्दू में अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो दोबारा उभरते हुए मशरक़ की तरफ एक नज़र. The writer is Bertrand Russell, and he is the warm advocate of Asian countries and to support technology to Asian countries. So first of all, I am giving you some words, some difficult words. So meanwhile, I am giving you lecture, so you must be understanding. Reawakening, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दोबारा उभरना. दोबारा उभरने का मतलब है कि कहीं दब गए थे तो दोबारा उभरना, कहीं आप बैकफुट पर हो गए थे. राइटर मीनिंग एमर्जिंग फ्रॉम स्लीप, यानी कि जाग जाना, और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, यानी कि किसी बात से अवेयर होना, जान लेना भी इसके मीनिंग में आता है. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ व्यू ऑफ द पास्ट. हिस्टोरिकल यानी कि तारीख के किसी सफ़े पर, तारीख के पिछले सफ़ों पर नज़र डालना. डोमिनेंट, हैविंग पावर और इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, दूसरों पर पावर रखना, कुव्वत रखना या असर रखना. उर्दू में गालिब कह सकते हैं. इनफीबल्ड, पास्ट फॉर्म है, आई टोल्ड यू, मेड वीक, कमज़ोर कर दिया. बताया जाएगा कि किस तरह से ईस्ट को कमज़ोर किया गया और किस तरह वेस्ट को. ऑक्सीडेंटल्स, वेस्टर्न्स. ऑक्सीडेंटल्स वेस्टर्न टेरिटोरीज को कहते हैं. राइट. कॉस्मोपॉलिटनिज्म, इंटरनेशनल कल्चर, तमाम दुनिया का सेम कल्चर, और इसका मतलब द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू द वर्ल्ड रादर देन टू एनी पार्टिकुलर कंट्री. किसी एक ख़ास कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि पूरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने को कहते हैं कॉस्मोपॉलिटनिज्म. कायनाती निज़ाम. एंड लेट मी स्टार्ट, आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस. लेट मी स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट. So I will be reading some of the paragraphs to you, my dear students, and will be making you understand. The writer Bertrand Russell says, the reawakening of the East is one of those enormous moments that can be properly understood when viewed in a wide historical perspective. राइटर कहता है कि दोबारा उभरते हुए मशरिक़ की तरफ, यानी कि दोबारा उभरना मशरिक़ का, हम इसको तभी समझ सकते हैं अच्छे तरीके से जब हम तारीख़ के पिछले सफ़ात को खोल कर देखेंगे. Alternations of power between East and West have occurred throughout the last 2000 century years and more. पावर की यानी कि क़ुव्वत की तब्दीली ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट के हाथों में जाने आने का सफ़र ये 2000 साल की बात है. In the earliest history, the East predominant. It was both more civilized and more powerful than the West. शुरू के तारीख में मशरिक़ को बताते हैं कि मशरिक़ पावर में थे, और कहाँ कहाँ पावर में भी और सिविलाइजेशन में भी वो आगे थे. द ईस्ट, इट वॉज बोथ मोर सिविलाइज्ड एंड मोर पावरफुल दैन द वेस्ट. द वेस्ट हाउएवर एक्वायर्ड द लीड इन सिविलाइजेशन विद द राइज ऑफ ग्रीस एंड इन पावर विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर. अच्छा, अब मगरिब के हाथों में पावर कैसे आई? सिकंदर आज़म की फतूहात के बाद. ठीक है. और सिविलाइजेशन में जो ये आगे बढ़े, जो इनका उरूज आया वेस्ट का, वो ग्रीस कहते हैं यूनान को, यूनान के उरूज के साथ. देन विद दिस, फ्रॉम दैट टाइम until the fall of Rome, that is to say for some 7 or 8 centuries, the West was dominant in both power and culture. अच्छा, जब से लेके और तकरीबन 6 और 7 सेंचुरीज़ की बात कर रहा है राइटर, कि वेस्ट ही कल्चर में और ताकत में गालिब रहे. It lost this position through the West wars between Romans and Germans. The Germans succeeded in destroying Roman power but not in acquiring a similar position for themselves. अच्छा, अब मगरिब ने अपना ये पावर, अपना ये तसल्लुत खोना शुरू किया. किस वजह से? कि रोमन्स और जर्मन्स जब आपस में लड़ पड़े. ये बड़ी पावर थी वेस्ट की. ठीक है. अच्छा, हुआ ये कि जर्मन्स ने रोमन्स को तबाह तो कर दिया, फाते तो हो गए, लेकिन वो रोमन्स की तरह पावर नहीं हासिल कर सके, रोमन्स की तरह पोजीशन नहीं हासिल कर सके इन द वर्ल्ड. तो इस तरह से
एक नुकसान, आधा नुकसान रोमन्स के तबाह होने से हुआ और आधा नुकसान ये भी हुआ कि जर्मन्स पावर में तो आ गए लेकिन उनका वो मकाम नहीं हुआ जो रोमन्स का था। विद द वेस्ट दस इनफीबल्ड लीडरशिप पावर एंड कल्चर पास टू ईस्ट। अब क्या हुआ कि मगरिब कमज़ोर पड़ गया और लीडरशिप और कल्चर की जो डोमिनेशन थी वो मगरिब के हाथों में चली गई। वेरी लार्ज पार्ट्स ऑफ व्हाट हैड बीन द रोमन एम्पायर वर कॉन्कर्ड बाय इस्लाम विच इन द ग्रेट डेज ऑफ द कैलिफेट हैड एन एम्पायर कंसिडरेबली लार्जर देन दैट ऑफ रोम इन इट्स ग्रेट डेज। अब फिर क्या हुआ कि जब मशरिक के हाथों में पावर आई तो वेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा मशरिक ने, इस्लाम ने फ़तह कर लिया। और ये इस्लाम के उन दिनों की बात है जो खिलाफत का ज़माना था। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ सके तो खिलाफत के ज़माने में किस खलीफा की सबसे ज़्यादा फतूहात थी? इट कैन बी कंसीडर्ड, ये उन्हीं के ज़माने की बात है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, फिर ये हुआ कि रोम के पास जितनी टेरिटोरी थी इस्लाम ने उससे कई बड़े इलाके फ़तह कर लिए और वो इस्लाम की पावर में आ गए। द चाइनीज़ एम्पायर ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द टेंग डायनेस्टी वॉज इक्वली ग्लोरियस एंड ऑलमोस्ट इक्वली एक्सटेंसिव। द सुपरमेसी ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली मिलिट्री बट साइंस, फिलोसफी, पोइट्री एंड द आर्ट्स ऑल्सो फ्लॉरिश्ड इन चाइना एंड मोहम्मदन वर्ल्ड एट द टाइम व्हेन यूरोप वॉज संक इन बार्बरिज्म। खतरनाक बात है ये। अब देखिए, उसी वक्त जिस वक्त कैलिफेट का ज़माना था, जिस वक्त इस्लाम ने दुनिया को फ़तह किया, स्पेन को फ़तह किया, रोम को फ़तह किया, उस वक्त चाइना में टेंग डायनेस्टी, दैट इज़ टू से वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी पॉपुलर डायनेस्टी, तो उन्होंने भी वो जो उनका ड्यूरेशन था, वो उनका टाइम पीरियड था, देवर लाइक इक्वली ग्लोरियस। वैसे ही शानदार उनकी तहजीब, वैसा ही शानदार उनकी सल्तनत थी और ऑलमोस्ट इतनी ही बड़ी थी जितनी इस्लाम के पास थी, यानी कि जितनी मशरिक के पास थी कैलिफेट के ज़माने में। ठीक है। अच्छा, बात ये करते हैं कि जो पावर थी, जो सुपरमेसी थी, वो सिर्फ ताकत में नहीं थी बल्कि साइंस, फिलॉसफी, पोइट्री, आर्ट, ये दोनों ही चाइना में भी और मोहम्मदन वर्ल्ड कह रहे हैं इस्लामी दुनिया को। तो इस्लामी दुनिया में ये सब फ्लॉरिश था उस वक्त तक। When Europe was sunk in barbarism, और उस वक्त यूरोप का क्या हाल था? वो बारबरिज्म में डूबे हुए थे। बारबरिज्म कहते हैं कत्लो गारतगरी। वो एक दूसरे को कत्ल करने में मसरूफ़ थे, एक दूसरे पर हमले करने में मसरूफ़ थे। जहालत का बदतरीन ज़माना था, राइट। अब यहाँ पर देखिए उनके हिस्टोरियन ने क्या मतलब एक बाइसनेस दिखाई है। यूरोपियन विद अनपार्डनेबल इंसुलैरिटी कॉल दिस पीरियड डार्क एजेस। अब यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने उस वक्त को डार्क एजेस, अंधेरों का ज़माना कह दिया। अब देखिए, ज़रा गौर करें, बट इट वॉज ओनली इन यूरोप दैट इट वॉज डार्क इंडीड ओनली इन क्रिश्चियन यूरोप फॉर स्पेन विच वॉज मोहम्मदन हैड अ ब्रिलियंट कल्चर। अब वो डार्क तो सिर्फ यूरोप में था, और यूरोप भी कौन सा, जहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियन यूरोप था, और जहाँ स्पेन की बात थी वो मुसलमान फतह कर चुके थे, और दैट इज़ सपोज टू बी वेरी ब्राइट एज। तो क्यों यूरोपियन हिस्टोरियन ने इसको डार्क एजेस कह दिया? दैट इज़ राइटर से अनपार्डनेबल इंसुलैरिटी, ये नाकाबिले माफ़ी गुनाह है उनका। अच्छा, देन द वेस्टर्न वर्ल्ड हावर ग्रेजुअली क्लाइम्ड आउट ऑफ द अबाइस ऑफ बार्बरिज्म। धीरे धीरे इस कत्लो गारत के घड़े से बाहर निकलते गए, मगरबी दुनिया बाहर निकलती गई। कोलंबस एंड वास्को डी गामा हु आर द पायनियर्स ऑफ द न्यू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म एंड साइंटिफिक टेक्निक वॉज इट्स मेन वेपन। अच्छा, कोलंबस एंड वास्को डी गामा के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे। वो इस नई मगरबी शाहियत के पायनियर बने, ठीक है, और साइंटिफिक टेक्निक यानी कि टेक्नोलॉजी इनका बड़ा हथियार बनी, जिसके ज़रिए उन्होंने ये कहना चाहिए कामयाबी हासिल की। द ईस्ट विच हैड लेड द वर्ल्ड इन साइंस बिफोर द राइज ऑफ ग्रीस एंड आफ्टर द फॉल ऑफ रोम वॉज कम्प्लीटली आउट डिस्टेंस्ड बाय द वेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी। अब तकरीबन 16वीं सदी के इब्तिदा की बात है कि मशरिक जिसने दुनिया को लीड किया था साइंस में और पावर में, वो ग्रीस के उरूज के, यानी कि ग्रीस यूनान के उरूज और रोम के जवाल के साथ ही वो अलहदा कर दिए गए, वो अलहदा हो गए, मगरिबी तसल्लुत कायम होने लगा।
तकरीबन 16th सेंचुरी के इब्तिदा की बात है। वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट और एट द वेरी लीस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बिकेम डोमिनेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब मगरबी फतूहात और मगरबी असर पूरी दुनिया पर फैलने लगा। व्हेन आई वाज यंग एवरीबडी इन द West accepted this domination as a matter of course and as something likely to continue indefinite। राइटर कहता है जब मैं उस वक्त यंग था, छोटा था, तो सब ने इस कहना चाहिए इस डोमिनेशन को सब ने एक आम अमूमी तौर पर कबूल कर लिया। ठीक है। In this expectation, as everyone can now see, the West was mistaken। अब अगर आप तारीख़ में देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि मगरिब गलती पर था। गालिब होना, पावर दिखाना, मुसल्लत होना, ये गलती होती है। Once again, at the time of the fall of Rome, wars between Germans and the other Occidentals so enfeebled Europe that it was no longer able to hold Asia in subjection। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक बार फिर ऐसा हुआ कि वक्त आया, रोम का ज़वाल हुआ, जर्मन्स और यूरोप के जो मगरिब के जो टेरिटोरीज थे उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और मगरिब फिर थ्रेट पर आ गया, फिर ज़वाल पर आ गया। आखिरी काम ये हुआ, इट इज़ नाउ यूरोप हुज फ्रीडम इज़ थ्रेटन्ड बाय द अलायंस ऑफ मॉस्को विद पेकिंग। अब क्या हुआ? अब यूरोप की अपनी आज़ादी को ख़तरा हो गया। किस वजह से? मॉस्को और पेकिंग के इत्तेहाद की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, होप यू मस्ट अंडरस्टैंड एक्चुअली दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, West and somewhat East as well. So you have to give full concentration to understand. Thank you very much. My first lecture is over. Inshallah, we'll be meeting next. Allah Hafiz.